परछाई एपिसोड 179। अब आगे। सुबह के 9 बज रहे थे। निशा एक बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ी दूरबीन से नीचे की तरफ देख रही थी। उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। निशा के आसपास 4-5 बॉडी बिल्डर्स टाइप के लड़के खड़े थे, जो लगभग निशा की ही उम्र के लग रहे थे। देखने में वो लड़के इतने खतरनाक थे, जैसे वो किसी को भी चींटी की तरह मसल सकते हैं। वो सब बिना दूरबीन के नीचे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से एक लड़का निशा से कहता है, निशा, कब से तुम ही उधर देख रही हो, अब अपना दूरबीन मुझे दे दो। निशा दूरबीन से नीचे देखते हुए ही कहती है, चुपचाप वही खड़ा रह। नीचे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे मैं तार रही हूँ। जिस आदमी का मैं इंतजार कर रही हूँ, उसे तेरे भरोसे नहीं छोड़ सकती। निशा की डांट सुनकर उस लड़के का मुंह उतर जाता है और वहां खड़े बाकी लड़के उसकी इंसल्ट होते देखकर अपनी हंसी छुपाने लगते हैं। वो लड़का शिकायत भरे अंदाज में कहता है, निशा, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर निशा दूसरे लड़के को देकर उस लड़के की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से में कहती है, इंसल्ट? तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। तू ही गया था ना सुहानी के नाना को उठाने के लिए, और हुआ क्या? युवराज सर के गोद उसे उठाकर ले गए। तू किसी काम का नहीं है। लड़का शर्मिंदा होते हुए कहता है, निशा, वो युवराज सर के आदमी थे। तुम्हें पता है उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है और वो हमसे कितने सीनियर भी हैं। उन्हें चकमा देना नामुमकिन है। निशा उस लड़के को वार्निंग देते हुए कहती है, जो भी हो, आज तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग मेरे क्लासमेट्स थे। अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना। निशा के ऐसा कहने पर वहां खड़े सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। निशा की बात पूरी होते ही दूरबीन से नीचे देख रहा लड़का कहता है, निशा। वो लोग उसे लेकर बाहर आ गए। ये सुनकर निशा फिर से दूरबीन लेकर नीचे देखने लगती है। नीचे युवराज के आदमी राघव को लेकर शिमला के लिए निकल रहे थे। निशा दूरबीन से राघव को देखते हुए कहती है, चेरी, तुझे क्या लगता है युवराज सर के आदमी इस राघव को शिमला तक ले जा पाएंगे या नहीं? पास खड़ा लड़का कहता है, ऑफकोर्स ले जाएंगे। मैंने कहा ना, ये लोग इस काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेंड हैं। निशा एक स्माइल के साथ कहती है, शर्त लगा ले, ऐसा नहीं होगा। ये राघव सूर्यवंशी बहुत टेढ़ी चीज है, ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। जैसे ही निशा ऐसा कहती है, वो देखती है कि राघव के आसपास एक अजीब तरह का सफेद धुआं फैलने लगता है। शायद वो किसी तरह का गैस था। ऐसा होते ही वहां खड़े लोग एक के बाद एक बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। राघव बिना देरी किए फौरन एक कार के अंदर जाता है और वो कार तेजी से वहां से चली जाती है। उस कार के वहां से जाने के बाद निशा दूरबीन हटाकर उस लड़के से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग उसे लेकर नहीं जा पाएंगे। वो लड़का परेशान होकर कहता है, लेकिन निशा, वो आदमी तो अब हमारी पकड़ से भी गया। निशा रिलैक्स होकर कहती है, चल यार, तू उसकी चिंता मत कर। राघव ने उन गार्ड से भागकर हमारा काम और आसान कर दिया। अगर हमें उसे उन गार्ड से चुराकर ले जाना पड़ता तो हमें ज्यादा मुश्किल होती। निशा सीरियस होकर अपने कान पर लगे ब्लूटूथ पर कहती है, वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। शाम का वक्त था। सुहानी अब तक ऑफिस से घर आ चुकी थी। युवराज की कार दीवान विला के गेट के अंदर आती है। इस बार युवराज की कार के पीछे एक ग्रे कलर की मर्सिडीज भी अंदर आती है। युवराज और विक्रम दोनों अपनी कार से बाहर निकलते हैं। कार से बाहर निकलकर युवराज विक्रम को देखते हुए कहता है, अंदर चलो। युवराज और विक्रम कुछ कदम ही आगे बढ़ पाते हैं, तभी समायरा की बाइक भी विला के अंदर आ जाती है। जैसे ही समायरा की बाइक वहां रुकती है, उसके चेहरे पर एक अलग तरह के भाव आ जाते हैं। समायरा को एक पुरानी जानी पहचानी सी एनर्जी का एहसास होता है। समायरा की नज़र फौरन विक्रम पर जाती है और वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ उसे घूरने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि विक्रम कौन है। अब जहां सिद्धार्थ के पुराने कारनामों को याद करके समायरा को गुस्सा आ रहा था, वहीं उसे युवराज के साथ देखकर हैरानी हो रही थी। समायरा बिना कुछ रिएक्ट किए उन दोनों के पास जाती है और युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती है। विक्रम एक डेविल स्माइल के साथ समायरा को ही देख रहा था, जिससे समायरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। युवराज समायरा से कहता है, अभी हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। समायरा कहती है, क्या तुम्हें इस मुर्दे पर भरोसा है? युवराज जवाब देता है, नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम इन चीजों के बारे में अच्छे से जानती हो। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि कहीं ये कुछ गलत ना करे, और अगर ये कुछ गलत करता है तो तुम जो चाहो इसके साथ कर सकती हो।
युवराज के ऐसा कहने पर समायरा नफरत भरी नजरों से एक बार विक्रम को देखती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में युवराज, विक्रम और समायरा युवराज के बेडरूम के अंदर आ जाते हैं। वहां सुहानी बेड पर बैठे अपना काम कर रही थी। अचानक से किसी की आने की आहट सुनकर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। विक्रम को रूम के अंदर आते देख सुहानी हैरानी से उठकर खड़ी हो जाती है। युवराज को सुहानी के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। सुहानी गुस्से से विक्रम को देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम एक गंदी सी स्माइल के साथ सुहानी को देख रहा था। विक्रम को देखकर युवराज और समायरा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उनके पास विक्रम को झेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सुहानी को हाइपर होते देख युवराज उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी प्लीज कॉम डाउन, मैं हूं ना, ये जरूरी है। युवराज की बात सुनकर सुहानी थोड़ा शांत होती है। इसके बाद युवराज विक्रम को देखकर उसे पास आकर अपना काम करने का इशारा करता है। विक्रम पहले ही उस रात जंगल में अभिज्ञान से भिड़ चुका था, इसलिए उसे उस प्रेत के बारे में युवराज और समायरा से कहीं ज्यादा पता था। लेकिन विक्रम ये बात युवराज को नहीं बताता। वो चलते हुए सुहानी के पास आता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। वहां समायरा खड़ी थी, इसलिए विक्रम के कुछ गलत करने की गुंजाइश ही नहीं थी। युवराज के कहने पर सुहानी अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रख देती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे लेते हुए डर और गुस्से के साथ विक्रम से कहती है, सिद्धार्थ। सुहानी के ऐसा कहने पर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी सिद्धार्थ को कैसे पहचान सकती है। सुहानी इस वक्त बहुत हैरान थी, लेकिन तभी युवराज सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम है, सो प्लीज। युवराज के कहने पर सुहानी फिर से विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। सुहानी के हाथ रखने के बाद विक्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर वो दोनों इसी तरह से खड़े रहते हैं और फिर विक्रम अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलकर विक्रम सुहानी को देखते हुए कहता है, उसे तुमने ही आज़ाद किया है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विक्रम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, किया तो तुमने ही है, अब जानबूझकर या अनजाने में, ये मैं नहीं कह सकता। विक्रम की बातें सुहानी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। युवराज उस बात को टालते हुए कहता है, फॉरगेट इट, फिलहाल तुम ये बताओ कि क्या तुम उसे कैद कर सकते हो? विक्रम कहता है, अकेले तो नहीं, लेकिन समायरा साथ दे तो शायद कर सकता हूँ। विक्रम के कहने पर युवराज समायरा की तरफ देखता है। समायरा उनकी तरफ आकर कहती है, तो कब करना है? विक्रम उसकी जल्दबाजी देखकर कहता है, तुम जल्दबाजी बहुत करती हो। ये क्रिया अमावस्या के दिन ज्यादा असर करती है और अमावस्या 4 दिन बाद है। युवराज गुस्से से कहता है, वो हर रात सुहानी पर अटैक कर रहा है, हम 4 दिन नहीं रुक सकते। युवराज की ये बेचैनी देखकर विक्रम को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे अपनी जान भी प्यारी थी। विक्रम भी सुहानी को जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि सुहानी उसे भी चाहिए थी। इसलिए वो युवराज से कहता है, डोंट वरी, 4 दिनों के लिए मैं सुहानी पर एक कवच बना सकता हूँ, जिससे वो सुहानी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन फिर भी उसका सुहानी के सपनों में आना मैं नहीं रोक सकता। समायरा क्यूरियस होकर कहती है, ऐसा क्यों? विक्रम उसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो सुहानी के दिमाग में अपनी जगह बना चुका है। सुहानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके दिमाग से बहुत से लोगों ने खेला है। मुझे हैरानी है कि अब तक ये मेंटली स्टेबल है। सुहानी अभी भी विक्रम को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसे विक्रम का वहां होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज ये बात अच्छे से समझ रहा था। वो बेरुखी के साथ विक्रम से कहता है, जो भी करना है जल्दी करो और यहाँ से निकलो। युवराज की बात सुनकर विक्रम सुहानी को बेड पर बैठने के लिए कहता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। विक्रम सुहानी के सर पर अपना हाथ रखकर कुछ देर तक कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उसके हाथ में एक धागा बांधकर कहता है, अब वो कुछ दिनों तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये कहते हुए विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर स्माइल थी। युवराज को उसकी ये स्माइल देखकर बहुत इरिटेशन हो रही थी। तभी समायरा का फोन बजता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए कुछ दूर चली जाती है। विक्रम को भी अब समझ आ गया था कि कम से कम कुछ दिन तक उसकी जान को युवराज से खतरा नहीं है, क्योंकि युवराज को उसकी जरूरत थी। विक्रम उठकर युवराज को देखते हुए कहता है, युवराज दीवान, मैंने सुना था कि तुम हर काम में सबसे आगे हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पीछे रह जाओगे। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? सुहानी भी विक्रम के कहने का मतलब जानना चाहती थी।
विक्रम सुहानी की तरफ गंदी नजरों से देखते हुए कहता है, काफी पेशेंस है तुम में, वरना इतनी खूबसूरत बीवी और तुमने अब तक कुछ किया भी नहीं। अगर ये मेरी बीवी होती। विक्रम इतना ही कह पाता है, तभी युवराज गुस्से में उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है। विक्रम फौरन नीचे गिर जाता है। युवराज का बस चलता तो इसी वक्त वो विक्रम की जान ले लेता, लेकिन अभी वही सुहानी को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए युवराज खुद को बड़ी मुश्किल से रोक लेता है। युवराज गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, गेट आउट। विक्रम अपने नाक पर लगा खून साफ करते हुए उठता है और गुस्से से युवराज और सुहानी को देखकर वहां से चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद समायरा भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उन दोनों जाने के बाद युवराज खुद को शांत करने की कोशिश करता है और उसकी नज़र सुहानी पर जाती है, जो बेड पर बैठी थी और काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसके दिमाग में विक्रम की कही बात चल रही थी। बेशक उसने वो बात गलत इंटेंशन से कही थी, लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा था। सुहानी सोच रही थी कि युवराज में सच में बहुत पेशेंस है। सुहानी वाकई बहुत खूबसूरत थी और युवराज उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन कभी भी युवराज ने सुहानी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था। उनका रिलेशन बिल्कुल वैसा ही चलता था जैसे सुहानी चाहती थी। अभी तक तो उनकी फर्स्ट किस भी नहीं हुई थी। सुहानी को याद आता है कि युवराज ने उसे फर्स्ट किस के लिए अप्रोच भी उस विशिंग वेल के पास किया था। युवराज के इस बेकार आइडिया के बारे में सोचकर ही सुहानी चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। युवराज अभी भी सुहानी के सामने जाने के लिए नर्वस हो रहा था, लेकिन सुहानी के चेहरे पर स्माइल देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। युवराज सुहानी के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। उसके चेहरे की वो स्माइल फिर से गायब हो जाती है। सुहानी के दिमाग में विक्रम की कही बात चल रही थी और वो युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उस रूम का माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया था। युवराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सुहानी से कहता है, वैसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे तुम मुझसे छीनना चाहती थी, वो अब इंडिया आ चुका है। अगर तुम चाहो तो उसके लिए ट्राई कर सकती हो। सुहानी इनकार करते हुए कहती है, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, क्यों? तुमने तो मुझे धमकी दी थी कि तुम मुझसे वो प्रोजेक्ट छीन लोगी। सुहानी उस वक्त को याद करते हुए कहती है, ये मैंने तब सोचा था जब मैं दीवान विला नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि आपसे वो प्रोजेक्ट ले लूंगी और उसके बदले मैं आपसे इस घर में अपनी एंट्री डिमांड करूंगी। मुझे पता था कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए 4 सालों से वेट कर रहे थे और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। युवराज स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, तो ये बात थी। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट इतनी आसानी से लेने देता? उसके लिए तुम्हें बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता। ये सुनकर सुहानी को अपना वो प्लान याद आ जाता है और वो उसी पल में चली जाती है। सुहानी थोड़ा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं ये प्रोजेक्ट आपका ही प्रेजेंटेशन यूज़ करके लेने वाली थी। 3 साल पहले आपने मुझे वो प्रेजेंटेशन दिखाया था जिस पर आप काम कर रहे थे। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को दिन याद आता है जब उसने अपने ऑफिस में सुहानी को वो प्रेजेंटेशन दिखाया था। तब सुहानी उसकी गोद में बैठी थी। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, तो तुम चीटिंग करने वाली थी? सुहानी फौरन कहती है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ये कहते ही सुहानी को होश आता है और वो फिर से शांत हो जाती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तो वो क्या था, लव या वार? युवराज के इस सवाल से सुहानी हड़बड़ा जाती है और वहां से उठकर कहती है, वो, मुझे विवेक से कुछ बात करनी है। और फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। सुहानी के जाते ही युवराज का फोन बजता है। युवराज जैसे ही फोन उठाता है, फोन से घबराई हुई एक आवाज आती है, सर, राघव हमारे हाथ से निकल गया, अब वो कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है। अगली सुबह एक रूम जिसका दरवाजा खुला हुआ था, उसके अंदर से निशा, सुहानी और विवेक की आवाज आ रही थी। विवेक कहता है, ये सोया है, बेहोश है या मर गया? निशा चिढ़ते हुए कहती है, ये बस बेहोश है। फिर सुहानी की आवाज आती है, यकीन नहीं हो रहा, मैं 3 साल बाद इन्हें देख रही हूँ, लेकिन ये अब तक बेहोश क्यों है? निशा जवाब देती है, इसे बेहोश किए बिना यहाँ ला पाना नामुमकिन था। निशा, सुहानी और विवेक एक रूम में खड़े थे और उनके सामने राघव कुर्सी में बंधा बेहोश पड़ा था। निशा राघव को देखते हुए कहती है, अब युवराज सर से मेरा हिसाब बराबर हुआ। उनका चेहरा देखने लायक होगा जब उन्हें पता चलेगा कि राघव हमारे पास है।
मैं तो उस एक्सप्रेशन के साथ उनकी एक फ़ोटो क्लिक करूंगी और उसे हमेशा अपने फ़ोन का DP रखूंगी। निशा के ऐसा कहते ही उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, अगर ऐसा है तो तुम पीछे मुड़कर अभी मेरा फ़ोटो क्लिक कर सकती हो। ये आवाज़ सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो तीनों अपनी जगह पर जम जाते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।